हाँ जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। हंसी इसलिए आ रही है भाई, क्या करें। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे बिना माइक लगाए। माइक लगाए नहीं थे, माइक ऑन भी नहीं किए थे ना, तो भाई ऑन करने की तो बात दूर है, लगा ही नहीं थे तो कैसे होगा। चैप्टर का नाम है सर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अम्ल क्षार और लवण। मैं समझा दिया हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझा दिया था। खैर फिर से इसको बता देंगे। देखिए, जिंदगी ही केमिस्ट्री है। इस जिंदगी को, इस पूरी जिंदगी को, इस ब्रह्मांड को, अपने आप, अपने शरीर को समझना है तो भैया केमिस्ट्री के बिना नहीं काम चलेगा। क्या केमिस्ट्री ही जिंदगी है, कह सकता हूँ। जी हाँ, केमिस्ट्री को जीना पड़ेगा। इसीलिए इस बॉडी को क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ना कि केमिस्ट्री बोलते हैं। किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे प्यार आ रहा है, किसी मन कर रहा है किसी को मार दें, मन कर रहा है किसी को गाली दे दें, मन कर रहा है कि भैया ये हम वीडियो बनाते रहें, तो ये सब कहानी कहाँ से चलती है। तो ये सब कहानी भैया मेरे चलती है कहाँ से, तो ये चलती है। थोड़ा एंगल टेढ़ा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कहानी है आपकी केमिस्ट्री से चलती है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका स्वागत है। ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा है हमको पढ़ाकर, आपको पढ़ करके। और जितने लोग कंबल में बैठ कर देख रहे हैं, प्लीज़ उठ जाइए और उठ के बैठ जाइए, नहीं तो पंखा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है तो चुपचाप सो जाओ अगर नींद आ रही है, और नहीं नींद आ रही है तो अभी फ़ोन के बाहर मैं आ जाऊँगा अभी तुरंत, ठीक है। चलिए, आप अपने घर के नीचे देखिए सब लोग, वहीं पर मैं खड़ा हूँ। अब देखिए कहानी क्या है। एसिड, व्हाट इज एसिड। एसिड पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब आप कंबल में सो रहे होते हैं, आग कहाँ चली जाती है तुम्हारी। उठ जाओ यार। मैं कहता हूँ, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन जलती रहनी चाहिए। और तुम कहते हो कि अरे कुछ नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। फोन आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। सबकी समस्याएं अलग अलग है भैया, किसकी समस्या कितनी है कौन जानता है। खैर, इसके अलावा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि पॉलिटी की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा। और अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करेंगे, और केमिस्ट्री को आपको घोल के पिला देंगे। जैसे मान लीजिए कि आंट काट ले, चींटी, तो उस समय क्या करना चाहिए। मधुमक्खी काट ले तो क्या करना चाहिए। अगर वो होते हैं वैस्प, हड्डा जिसको कहते हैं, हड्डा काट ले तो क्या करना चाहिए। दर्द हो रहा है तो क्या करें। दांत क्यों टूटने लगते हैं। क्यों मम्मी बचपन में बोलती थी कि भैया चॉकलेट खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा दांत टूटने लगेगा। क्यों टूथपेस्ट सुबह दोपहर शाम करते हो तुम। सुबह दोपहर शाम नहीं करते हो, सुबह शाम करते हो। और महारथी होंगे तो भैया सुबह करते होंगे, और महारथी होंगे 2-2 3-3 दिन पे करते होंगे। खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आने लगेगी। क्यों एसिडिटी हो जाती है, क्यों गैस बनने लगता है, क्यों जब ज़्यादा खाना खाते हैं, जब कम खाना खाते हैं, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन होगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट जरूर है जिंदगी में चैप्टर का नाम, लेकिन आपको जिंदगी की सारी बात यहाँ पे समझ में आने लग जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं, और उठ के बैठ जाइए पेन पेपर लेकर के, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी ऐसा कुछ है कि भैया एसिड क्या होता है। व्हाट इज एसिड। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी के सॉल्यूशन में, पानी सॉल्यूशन हो गया, पानी मतलब हो गया एक्वस। जब भी AQ मैं लिख देता हूं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब हो गया पानी। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में या तो हाइड्रोजन आयन देता है या तो हाइड्रोनियम आयन देता है। कहने का मतलब क्या है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी के सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन देता है, उसी को एसिड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में या तो हाइड्रोजन आयन देता है या तो हाइड्रोनियम आयन देता है, या इसी को पॉजिटिव कह देते हैं क्योंकि पॉजिटिव लगा हुआ है। हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोनियम आयन हो, या पॉजिटिव आयन देने का काम जो है किसका है, एसिड का है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो एसिड का टेस्ट होता है सार यानी खट्टा। तो कभी भी पहचानने की जरूरत पड़ जाए तो आप टेस्ट कर लीजिए, तो पता चल जाएगा भैया एसिड है कि नहीं है। अगर सार टेस्ट है तो एसिड ही होगा, ठीक है। अब यानी सार होता है, खट्टा होता है। तीसरी बात क्या है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को क्या बना देता है, रेड बना देता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। इसके बाद कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किससे कलर चेंज हो जाता है। टर्मरिक अगर बेस में रहेगा तो रेड बन जाता है, और अगर एसिड में रहेगा तो येलो बन जाता है। सारी कहानी अभी मगज में बैठा दूंगा, चिंता मत करिए आप। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल एसिड के, यानी एसिड के बारे में खास बात, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन पानी में देता है, पॉजिटिव आयन देता है। इसका टेस्ट होता है सोर यानी खट्टा, और ब्लू लिटमस को क्या बना देता है भैया, रेड बना देता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा HCl, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पूछा जाए आपसे H2SO4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3।
तो मैंने आपको 3 एसिड बताए हैं। पहले का नाम है HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे का नाम है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरे का नाम है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ें, एक होता है आपका CH3COOH, यानी चौथा है CH3COOH, यानी इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसी एसिटिक एसिड को जो है इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी एसिड के बारे में खास बात समझ में आ गई। इसका टेस्ट है सौर, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एग्जांपल में HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसको पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है। एसिड के पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो बात कैसी होगी? एसिड होगी। जिसके पास भी हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन निकालता होगा, जिसका टेस्ट जो है सौर होगा, वो सब क्या होंगे? एसिड होंगे। जैसे आप अगर ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए HCl यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, H2SO4 यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, HNO3 यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, CH3COOH यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो आगे बढ़ सकते हैं। यानी यहां तक हमको सारी बात समझ में आ चुकी है। यहां तक हमको सारी बात समझ में आ चुकी है कि भैया सब्सटेंस H हो, H3O+ हो, हाइड्रोनियम आयन हो, एक्वस सॉल्यूशन में देता है। टेस्ट जो होता है सौर होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। HCl हो गया, H2SO4, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया। यानी जिसके पास हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब डोनेटिंग अ प्रोटॉन। हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन देने की, 2 प्रोटॉन देने की शक्ति रखता है। जो देने वाला है वो एसिड है, जो लेने वाला होता है बेस होता है। जब देने और लेने वाले एक बराबर पर आ जाते हैं तो कहानी सॉल्ट की हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर एक साथ हैं तो कहानी एकदम जीरो पे चलेगी। चलिए, तो इसका कहने का मतलब क्या है? जो देने वाला है उसका नाम है एसिड, जो लेने वाला है उसका नाम है बेस। इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है सवाल कि व्हाट इज लिटमस। आपने यहाँ बोला था सर लिटमस को क्या करता है? वो ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, उसका नाम है एसिड। तो मैं पूछ रहा हूँ लिटमस क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिटमस जो होता है वो एक पेड़ होता है, जैसे काई आपने देखा है ना, पानी होता है उसके बाद काई लग जाती है, तो काई ही टाइप का होता है लिटमस। उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसको निकाल कर सुखा करके पेपर बना दिया जाता है। तो लिटमस पेपर होता है जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। और लाइकेन जो होता है वो बायो में हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा, जो किंगडम का पार्ट होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम 3 टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, उसके बाद है थैलोफाइटा, उसके बाद है टेरिडोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा का पार्ट होता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार सवाल बन चुके हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा के कहते हैं। लाइकेन खत्म हो रहे हैं, लाइकेन खत्म हो रहे हैं, ये बात कैसे पता चलेगा? ठीक है, लाइकेन खत्म हो रही है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो सल्फर का पॉल्यूशन जब जब बढ़ता है मेरे भाई, तब तब ये पता चलता है कि लाइकेन वहां पर खत्म हो रहे हैं। कोई ऐसा एरिया है जहां पर लाइकेन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और वहां पर जो है वो लाइकेन धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सल्फर का पॉल्यूशन वहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। यहां तक सारी बात आपको क्लियर हो गई क्या? यानी जो कैपेबल होता है एक प्रोटॉन देने के लिए, हाइड्रोजन आयन देने के लिए, उसका नाम होता है एसिड, क्योंकि इसके पास है क्या? हाइड्रोजन। जिसके पास पैसा है वो पैसा देता है, जिसके पास गाली है वो गाली देता है, जिसके पास गंदगी है वो गंदगी देता है, जिसके पास अच्छी बात है वो अच्छी बात देता है, जिसके पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन देता है। तो जो जैसा देता है समझिएगा उसके पास वैसा ही कुछ है। अगर मैं तुमको गंदा सिखा रहा हूँ, मैं तुमको गलत सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी गलत हूँ। और अगर मैं तुमको अच्छा सिखा रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो बात है अच्छे में। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन भाई सब दे रहे हैं एसिड जी, एसिड भैया हमारे क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन दे रहे हैं। इसका मतलब है इनके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होता है उसी को क्या कह देते हैं? एसिड कह देते हैं। एसिड क्या होता है? जो ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है। जिसके टेस्ट होते हैं सार, और जिसका जो होता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। एग्जाम्पल में HCl, एग्जाम्पल में H2SO4। HCl को बोलते हैं एसिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसी को एथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये सारा एसिड के बारे में पूरी कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बेस के बारे में देख लीजिए। बेस क्या है भैया? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH- आयन देता है। देखिए, एक दे रहा था पॉजिटिव, दूसरा देता है नेगेटिव। जो देता है उसका नाम है एसिड, जो लेता है उसका नाम है बेस। जो पॉजिटिव है
मान लो मेरे पास पैसे हैं और पैसे मैं देने की कोशिश कर रहा हूं किसी को, तो मैं क्या हूं, धन हूं, धनद हूं, ठीक है, धन देने वाला धनद कहलाता है। यानी मैं पॉजिटिव हूं, कोई ले रहा है कर्जा वो नेगेटिव है क्योंकि उसको वापस देना पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी ये OH माइनस होता है जिसको एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया, पानी का सॉल्यूशन होता है, और पानी के सॉल्यूशन में क्या दे रहा है वो, पानी के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। बेस की बात करें तो कड़वा होता है टेस्ट में ध्यान रखिएगा, सोपी होता है टच में, साबुन जैसा चिपचिपा होता है, और रेड लिटमस को क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। ब्लू लिटमस को रेड बनाने का काम किसका था, एसिड का था। रेड लिटमस को ब्लू बनाने का काम जो है वो किसका होता है भैया, बेस का होता है, ठीक है। अब एबल टू एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन, यानी हमने देखा था एसिड में हाइड्रोजन देने का काम है, तो लेने का काम भैया किसका है, तो लेने का काम है मेरे भाई बेस का, और बेस जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को लेता है फ्रॉम एसिड। और इसमें एग्जाम्पल कुछ याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। तो ये क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा। ये नहीं होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, अभी आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, ये एक एंटासिड होता है, यानी एसिड के खिलाफ काम करता है। यानी एक बेस होता है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस, जहाँ से हमको HCl निकलता है पेट में, जो एसिडिटी बनाता है, जो GERD बनाता है, जो गैस बनाता है, उसको कम करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका यूज किया जाता है। उसको यूज करने से होता क्या है कि आपके पेट में जो है वो एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस मिलता है तो वो एसिड और बेस दोनों मिल करके सॉल्ट और पानी बना देते हैं, और आपकी एसिडिटी जो होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे डाइजीन होता है, जैसे एंटासिड में बहुत सारे सिरप आते हैं, वो सिरप पीते ही आपके गैस खत्म हो जाते हैं, वो MgOH का होल ट्वाइस ही होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आपके सिरप में लिखा जाता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम भी है। आगे बढ़ते हैं। अब कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। Na का मतलब क्या होता है भैया, Na का मतलब होता है सोडियम। क्या बोलते हैं Na को, सोडियम बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये सारी बात आपको क्लियर है, हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। अगर ये बात नहीं क्लियर है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए C का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए Pb का मतलब क्या होता है, तो ये लेड हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। Cl का मतलब HCl आप जानते होंगे, HCl का मतलब होता है क्लोरीन, ये बात हो गया क्लियर। N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। और पूछा जाएगा NH3 का मतलब क्या होता है, NH3, तो NH3 जो होता है वो अमोनिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, अमोनिया को कहा जाता है। किसको कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल है। इस मेटल में, अरे यार, मेटल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। और याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बेस होते हैं। आपको 2 चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूँ। मेटल ऑक्साइड जो है हमेशा कैसे होते हैं, बेस होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक आपका एसिड लिखा हुआ है H2CO3, एसिड में ही लिख लीजिएगा, बाद में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एसिड में एक और एसिड जिसका नाम है H2CO3, कार्बोनिक एसिड होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलता है। किस में मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स में देखने को मिलता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड है, तो भैया कार्बोनिक एसिड है। जितने लोग कहते हैं कि गैस हुआ है, एसिडिटी हुई है, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, वो झूठी बात है। एकदम कभी मत पीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, गैस एसिडिटी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिडिटी है। और अगर कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 मिल जाएगा, एसिडिटी और बढ़ने लगती है। तो क्यों पीने से रिलैक्स होते हैं आप, जब आप पीते हैं तो सोडा उसमें होता है, सोडा मतलब बेकिंग सोडा उस एसिडिटी को कम करता है। बेकिंग सोडा से उसको वहाँ फायदा मिलता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। गैस थोड़ी निकल जाती है तो आपको रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन गैस अभी भी उतनी ही है, एसिडिटी उतनी ही है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो सोडा ले लीजिए। अगर वो सब नहीं है तो नींबू जो है पानी में डाल के ले लीजिए। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन जब पानी के साथ मिलता है तो बेस बन जाता है, और वो बेस जाकर एसिडिटी के ऊपर काम करता है और दोनों सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अमीनो एसिड की बात करें। एक ऐसा एसिड, ठीक है, एक ऐसा एसिड जो सोर होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है और तीखा भी होता है।
हमने अभी तक देखा था कोई भी एसिड की पहचान करी जाती है जो सार होता है, खट्टा होता है। लेकिन कोई भी बीटर है, कड़वा है तो इसका मतलब क्या है, कड़वा है तो इसका मतलब बेस है। लेकिन एक ऐसा एसिड जिसका नाम है अमीनो एसिड, जो खट्टा भी है, जो मीठा भी है और जो कड़वा भी है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी यहां तक कि आपको बात समझ में आ चुकी है, तो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लिख चुके हो तो ये बात आपको समझ में आ गई। कोई भी कैल्शियम यानी कोई भी मेटल का ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है, वो एसिड बेसिक नेचर का होता है। अब देखिए ध्यान से, एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले का नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे का नाम होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो जिंदा रहने वाले रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट से मिल गए, जैसे मान लीजिए एनिमल से मिल गए, तो उसको जो है ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। सर एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? जी हाँ, अभी बताएंगे। और इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज से मिलते हैं, जैसे पत्थर से मिल गए, चट्टान से मिल गए, मिनरल से मिल गए, इस तरह के एसिड को जो है इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? जो लिविंग रिसोर्सेज से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज से मिलते हैं उसको इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं लिखूंगा पहले इंडिकेटर, फिर बेस है, फिर एसिड है। यानी अगर कोई लिटमस पेपर आपके पास है जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लाइकेन अगर लाइकेन कम हो रहा है इसका मतलब सल्फर का पॉल्यूशन है। लिटमस जो है वो कहाँ से आया? लाइकेन से आया। लिटमस पेपर को अगर बेस में डाला जाए तो क्या बन जाता है? ब्लू बन जाता है। और एसिड में डाला जाए तो क्या बन जाता है? तो रेड बन जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो ये है आपका लेबर। लेबर, अगर लिटमस को एसिड में बेस में डालेंगे तो ब्लू बनेगा, एसिड में डालेंगे तो रेड बनेगा हमेशा। इसलिए पहले बेस लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एसिड, तो आपका ये ट्रिक पहले क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय लेबर? तो एल मतलब हो गया लिटमस, बी मतलब हो गया बेस, किसमें था? बेस में था। और उसके बाद है एसिड, यानी एसिड में वो क्या बन गया? रेड बन गया। ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी लिटमस जो होता है वो याद हो गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फिर वापस टेबल पे आइए, लिटमस जो होता है वो बेस में ब्लू हो जाता है, एसिड हो जाता है। मुझे याद करने का तरीका समझ में आया, LABOUR, ठीक है। यानी लिटमस पेपर बेस में होता है बेस और एसिड में होता है रेड। कहानी यहीं पे क्लियर हो गई। चलिए अब आता है टर्मरिक। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक का कलर होता है येलो, और टर्मरिक में करक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस मिलता है जो एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। करक्यूमिन बहुत फेमस चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको हल्दी मिल रहा हो पीने के लिए तो हल्दी का चाय बना के पिया करें आप, ज़िंदगी जो है सुधर जाएगी आपकी। अगर आप डेली हल्दी का चाय पीते हैं तो ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा कि बीमारी आपको कोई नहीं हो सकती। अगर आप हल्दी का चाय पियेंगे तो कारण क्या है बीमारी ना होने का, तो ध्यान से उसको भी सुनिएगा। अगर आप हल्दी डेली पी रहे होते हैं तो आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है रुक जाता है। गट क्या होता है? जैसे जब आप कोई एम्ब्रियो होता है ना, माँ के गर्भ में जो वोम में बच्चा होता है, बच्चा हुआ नहीं अभी, वो है क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जब पहला सेल बनता है उसका नाम होता है स्टेम सेल। इस स्टेम सेल से दो चीज़ें बनती हैं। पहले का नाम है ब्रेन के न्यूरॉन्स, दूसरा होता है गट यानी पेट जिसको कहते हैं। पेट में भी गट होता है, पूरा वो एरिया गट का कहलाता है। तो गट में अच्छे अच्छे बैक्टीरिया मिलते हैं जो पूरी जिंदगी को हमारे सुधारने की कोशिश करते हैं। 1990 तक 10,000 स्पीसीज बैक्टीरिया की पाई जाती थी। 2010 तक आते आते 20 साल के अंदर हमने खाने को ऐसा किया है कि अब केवल 800 स्पीसीज बची हैं। 10,000 से धीरे धीरे 5-4 हज़ार तक हुआ था, अभी जाकर 2020 तक में रिसर्च आया था कि 800 स्पीसीज बची। पहले 10,000 स्पीसीज, 10,000 अलग अलग फैमिली पाई जाती थी, अब केवल 800 स्पीसीज बची हैं। अगर हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे तो बीमार होना तो तय है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ये गुड गट बैक्टीरिया हमारे जिंदगी को सुधारते हैं। गुड गट बैक्टीरिया हमारे अंदर B12 की कमी नहीं होने देते हैं। अगर B12 की कमी हो रही है इसका मतलब आपका गट हेल्थ खराब है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है इसका मतलब गट हेल्थ खराब है, आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत है। हल्दी क्या करता है भैया? अब ध्यान से सुनिएगा, सारी बात यहाँ पर आपके काम की है। हल्दी क्या करता है? हल्दी में मिलता है करक्यूमिन। करक्यूमिन जब आप पानी में डाल के पीते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया होता है, जो हमारे काम का एकदम नहीं है, जो मैदा में, पिज्जा में, आप बर्गर में खा रहे थे, वो उसको मार देता है। और गुड गट के लिए अमृत होता है, वो उसको सपोर्ट देता है, उसको एनर्जी देता है। लेकिन अगर हल्दी का काढ़ा बनाकर, हल्दी का चाय बनाकर आप पी रहे हैं और हल्दी में थोड़ा सा आप काली मिर्च डाल दीजिए, हल्दी का यही असर जो है 200 गुना से ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया की समस्या जो है, जो बैड बैक्टीरिया है वो ख़त्म होने लगती है, गुड बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाता है और ज़िंदगी जो है सुधरने लग जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बीमारी होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। ये सीबो और लीबो नाम की एक बीमारी है। इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए, तो ये बीमारी करता है। और इसी बीमारी से सब बीमारियाँ होती हैं। अगर आपका गुड गट आपका हेल्थ अच्छा है गट का, तो ज़िंदगी में कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो करक्यूमिन पिया करिए। अगर शुद्ध हल्दी मिल जाए तो, शुद्ध हल्दी, मार्केट वाला हल्दी नहीं, शुद्ध हल्दी लीजिए, उसको पिसा करके पीस लीजिए, और पीसने के बाद जो है वो हल्दी का पाउडर गर्म पानी में डालिए 1 चम्मच और पी लिया करिए, ठीक है। उसमें हनी भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो टर्मरिक जो होता है येलो होता है, लेकिन जब वो बेस में पड़ता है तो वो रेड हो जाता है, और एसिड में पड़ता है तो येलो हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? TRY, ट्राई, ठीक है। तो टी मतलब टर्मरिक, बेस में बन गया रेड और एसिड में बन गया येलो, यानी कोई भी चेंज नहीं होता है। टर्मरिक जो होता है एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे आपके पास है फिनोप्थेलिन, छोटी छोटी गोलियां आती हैं। फिनोप्थेलिन जो होता है वो बेस में बन जाता है पिंक कलर, और उसके बाद एसिड में क्या बन जाता है? कलरलेस। याद रखिएगा POPCORN, पॉपकॉर्न से याद रखेंगे। पॉपकॉर्न से कैसे याद रखेंगे? पी मतलब क्या है? फिनोप्थेलिन, बेस में क्या बन गया? पिंक बन गया, और एसिड में क्या बन गया? कलरलेस। जय हिंद जय भारत, आपको जिंदगी भर याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है। क्या है भैया? मिथाइल ऑरेंज नाम है इसका। क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या बन जाता है? बेस में येलो बन जाता है, और एसिड में क्या बन जाता है? रेड बन जाता है। इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका है मेयर, मेयर, MAM मतलब हो गया मिथाइल ऑरेंज। और उसके बाद अगर आपसे बात करें हम, उसके बाद आपके पास है बेस, बेस में बन गया क्या? बेस में बन गया येलो, और एसिड में क्या बन गया? रेड। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था, इंडिकेटर्स, जो एसिड और बेस को पहचानने का एक इंडिकेटर होता है, उसको कैसे याद रखें? याद रखिएगा, जो लिटमस पेपर होता है, लेबर से याद रखिएगा। लिटमस पेपर बेस में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, और एसिड में क्या बन जाता है? रेड, और लेबर से आप इसको याद रख सकते हैं। टर्मरिक जो होता है येलो कलर का होता है, तो जो बेस में हो जाता है रेड, और एसिड की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी येलो ही रहता है। उसके बाद आगे आपसे बात करें पॉपकॉर्न की, तो फिनोप्थेलिन की जो गोलियां आती हैं, फिनोप्थेलिन जो होता है वो बेस में बन जाता है पिंक, और एसिड में बन जाता है कलरलेस, यानी सी मतलब क्या हो गया? कलरलेस। पॉपकॉर्न से याद रख सकते हैं। अगर बात करें आपसे मेयर की, यानी एम का मतलब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बेस में बन जाता है येलो, और एसिड में बन जाता है रेड। इसके साथ आपको कभी भी जिंदगी भर ये भूलेगा नहीं। मेयर हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, और उसके बाद ट्राई हो गया, और एक लास्ट, एक पहला वाला अपना क्या था, वो बात आपको याद हो चुकी है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है सूंघने वाला। सूंघने वाले सूंघ के कैसे पहचानते हैं? तो सूंघने वाले इंडिकेटर्स में आपके पास आते हैं अनियन, वनीला और क्लोव ऑयल, ठीक है। तो जिसका हुज स्मेल ऑर्डर, स्मेल मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, तो जिसका ऑर्डर चेंज हो जाए वो एसिड है, जो चेंज नहीं होता है वो बेस होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अनियन के बारे में ध्यान रखिएगा। अनियन मतलब होता है प्याज, ठीक है। अनियन मतलब क्या होता है? प्याज। लहसुन होता है, लहसुन को गार्लिक कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है लहसुन बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लहसुन कोई शब्द होता ही नहीं है। इसका सही शब्द, सही क्या होता है? उच्चारण। तो सही उच्चारण होता है लहसुन, और लहसुन को गार्लिक कहते हैं, तो कभी गलती से जिंजर मत कह दीजिएगा, ठीक है। जिंजर मतलब होता है अदरक। अनियन जो होता है वो एसिड में अपने स्मेल को जो है रिटेन करके रखता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, चेंज नहीं होता है। वनीला के बस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और क्लोव ऑयल जो होता है वो बेस में जो होता है वो क्या करता है? लूज कर देता है अपने स्मेल को। बस इतना याद रखिएगा, अनियन हो, वनीला हो, क्लोव ऑयल हो, ये सब जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें, जो हमेशा जो है जाना पहचाना है, जिसका नाम है पीएच। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा वो कौन? बोलो, हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा बेस, यानी हाइड्रोजन जिसमें कम वो क्या? एसिड। सॉरी, हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा वो क्या? एसिड। और हाइड्रोजन जिसमें कम वो क्या? बेस। ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, होता ये है ना, पोटेंज या पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से काउंट किया करते हैं। पीएच का फॉर्मूला होता है 1/H, यानी हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा उसका पीएच कम होगा। यानी हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? एसिड। एसिड जिसका ज्यादा होगा, एसिड अगर है तो उसका पीएच क्या होगा? बोलो, कम होगा। मैंने क्या बोला? 1/H होता है पीएच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया, H अगर बढ़ता है तो पीएच कम होगा, H अगर घटता है तो पीएच बढ़ेगा। अगर H बढ़ता है तो वो क्या बना? एसिड। एसिड बना तो पीएच क्या हुआ? कम हुआ। यानी एसिडिटी, एसिड का पीएच क्या होता है? कम होता है। H घटा, H घटा तो पीएच बढ़ा, पीएच बढ़ा। H घटा तो क्या है? बेस। और पीएच बढ़ा तो क्या है? बेस। यानी बेस का पीएच हमेशा ज्यादा होता है।
अब ये आपके पास है पीएच पावर, पीएच स्केल में यहाँ पे 7 है, 7 को न्यूट्रल कह देते हैं, डिस्टिल वाटर का होता है। और 7 से धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे तो बेस में पाएंगे आप, और धीरे धीरे कम आएंगे तो एसिड में पाएंगे। यानी जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, उसका पीएच सबसे कम, यानी वो हाईली एसिडिक के कैटेगरी में आता है, जिसका पीएच होता है 1। याद हो गया, जिसका पीएच होता है 1 वो हाईली एसिडिक, और जिसका पीएच होता है 14 वो हाईली बेसिक की कैटेगरी में आता है। तो पीएच में 1 से लेकर के 14 की कहानी होती है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बढ़ें, बताओ। आगे आपके पास है पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस बन जाएगा, पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक बन जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल के फॉर्म में आता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए पीएच क्या होता है, पीएच को नापते कैसे हैं। जब थाइमोल ब्लू और फिनोप्थेलिन का एक मिक्सचर ले लेते हैं तो वहां से आप पीएच निकाल सकते हैं, थाइमोल ब्लू और फिनोप्थेलिन से। अब देखिए लोअर पीएच है, अगर पीएच कम है इसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिक ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे। जब आप पीएच फार्मूला देखते हैं रेड से डिनोट किया जाता है, एसिडिटी ज़्यादा है तो रेड से डिनोट करते हैं। हाईली बेसिक है यानी पीएच जो है वो हाई है, पीएच हाई है तो उसको ब्लू से डिनोट किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। यानी बेसिक एसिडिटी ज़्यादा है तो रेड से डिनोट किया जाएगा, अगर बेसिक ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है तो वो ब्लू से डिनोट किया जाएगा, बी से ब्लू, बी से बेस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस की बात करें, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 1.2 यानी हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है मतलब बहुत ज़्यादा इसके पास हाइड्रोजन होते हैं। लेमन जूस की बात करें तो भैया नींबू जो होता है, नींबू का जो पीएच होता है वो 2.2 होता है, और ब्लड का पीएच होता है 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन यानी बेसिक होता है। अच्छा, कोई भी बेस जो पानी में घुल जाता है उसको एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है, एल्कली बोलते हैं। और एल्कली से बन गया है क्या, एल्कलाइन, यानी हाईली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन मतलब थोड़ा सा है, 7 से थोड़ा सा आगे है तो इसको स्लाइटली एल्कलाइन की कैटेगरी में ब्लड को रखते हैं। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहे थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला जल्दी बोलो जहां पर भी बैठे हैं आप लोग। MgOH का क्या, होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस होता है, MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच होता है 10, इसका मतलब बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, यही इसीलिए तो एंटासिड के रूप में काम करता है। यानी एसिडिटी ज़्यादा है तो वो पीएच 10, 11, 12 वाले पीएच चाहिए, तो 10 वाले पीएच मिथाइल किसको बुला लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बुला लीजिए। प्योर वाटर का पीएच होता है 7, इसको भी ध्यान रखिएगा, 7.1 होता है, जो एल्कलाइन होता है, जैसे आरओ वाटर हम पीते हैं ना वो एल्कलाइन होता है, कड़वा थोड़ा सा लगता नहीं है। तो जो साफ पानी होता है उसका 7.1, 7.2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डिस्टिल्ड वाटर आपकी कैटेगरी का नहीं है, अगर 7 जिसका है वो आप नहीं पीना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मिल्क का क्या होता है, मिल्क का पीएच होता है 6.4 यानी एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। कास्टिक सोडा की बात करें, इसका 14 होता है, बहुत ज़्यादा बेस हो जाता है। सलाइवा की बात करें वो 6.2 से 7.6 होता है, यानी बेसिक थोड़ा सा होता है, ठीक है, बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। सलाइवा मतलब होता है जो मुख में है लार, लार जो खाने को क्या पचाने का काम करता है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है फ्रक्टोज ग्लूकोज में, यानी अगर तुरंत खाते हैं तो तुरंत एनर्जी आ जाती है, तो ये स्टार्च का पाचन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है। अब आगे बढ़िए, अब कहानी की शुरुआत होती है, कुछ कहानियां हैं, उस कहानियों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले टूथ डीके स्टार्ट कब होता है, जैसे मम्मी जब बचपन में बोलती थी चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो जो है दांत टूटने लग जाएंगे। जब आपके माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम होने लगे, यानी एसिडिटी बढ़ने लगे आपके माउथ में, तो दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है। दांत का ऊपर वाला पार्ट किसका बना होता है, ये ऊपर वाला पार्ट किसका बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है, जो एक क्या होता है, क्रिस्टल होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। बात समझ में आ रही है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, टूथ का इनेमल बना होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी का माना जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी पानी में भी घुलता नहीं है। अगर पानी में भैया घुल जाए ना तो पता चला है कि पानी पी रहे हैं और दांत अंदर, पानी पी रहे हैं और दांत अंदर, तो दांत दिखेंगे नहीं, पता चला खाना खा रहे दांत अंदर हो गया, जय जवाब बैठे हैं आप पंखा देख रहे हैं, तो पंखा देखने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए होता क्या है, जब आपके माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम होने लगता है, बिलो 5.5 होता है, यानी एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ने लगती है, तो उस केस में धीरे धीरे ये कोरोड होने लगता है, थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। बात समझ में आ रही है। कब होता है ऐसा, जब आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, शुगर ज़्यादा रहे हो, जैसे चॉकलेट जब खाते थे शुगर ज़्यादा हो जाता है, शुगर ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको पचाने के लिए जल्दी से, अब शुगर क्या है बताओ, ग्लूकोज ही तो है, मीठा है, शुगर को बचाना है तो सलाइवा ज़्यादा चाहिए, और सलाइवा ज़्यादा आने लगा तो माउथ की एसिडिटी भी बढ़ने लगी। बात समझ में आ रही है। एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो वहाँ पे पीएच जो होता है वो 5.5 से कम आने लगता है, तो उस कंडीशन में दांत खराब होने लगते हैं। च्युइंगम खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, मान ही नहीं रहे आप, मान ही नहीं रहा भाई,
ठीक है। तो उस केस में जो है दांत आपका टूटने लगता है। चॉकलेट खा रहे हैं यानी सलाइवा का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपके माउथ की एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो दांत टूटने लगते हैं। तो सर ये बताइए, ये सब तो कहानी आप बता चुके हैं, बताइए दांत को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। होता क्या है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पे काम करता है। आपके माउथ का सलाइवा होता है हल्का सा एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन होता है। अब एल्कलाइन कैसे होता है, जब माउथ में खाना आता है और पानी के साथ, पानी होता है उसमें, पानी के साथ वो सलाइवा मिलता है तो थोड़ा सा एल्कलाइन बना लेता है, एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जरूरत से ज़्यादा आता है तो फिर वो एसिड हो जाता है। बात समझ पा रही है। तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी काम करता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। और प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन माउथ। अब बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, जैसे गुड गट बैक्टीरिया मैंने बताया था, ऐसे माउथ में बैक्टीरिया होती है। माउथ में जो बैक्टीरिया होती हैं वो एसिड भी वो क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाए वहाँ पर तो डेंटल कॉलोनी बन जाती है, उसको प्लेग के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होता है जरूरत से ज़्यादा, उसको प्लेग कहते हैं। प्लेग क्या, ईट एंड प्रोड्यूस द एक्सेस एक्सक्रीट एसिड। अब होता क्या है, जब आपके डेंटल कॉलोनी में, दांतों में बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, एक मिनट को, बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो खाना भी खाते हैं, फिर ग्रोथ भी करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं क्या, एसिड। और इसकी वजह से माउथ में एसिडिटी आपकी बढ़ जाती है और दांत टूटने लगते हैं। इसीलिए साफ़ सफाई करने की ज़रूरत होती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। देखिए ख़त्म तो नहीं होते हैं बैक्टीरिया, ज़रूरत से ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगा। ठीक है। तो माउथ का जब आपका pH 5.5 से कम हो जाता है तो डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी Ca2+ अलग होने लगता है, PO3 PO4 3- अलग होने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दांतों का टूटना। दांतों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टूथ को डीके करने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है दांतों को साफ करते रहें बेसिक सब्सटेंस से। एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो बेसिक सब्सटेंस अगर यूज करेंगे तो कहानी आपकी बन जाएगी। तो टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं, दातुन भी यूज कर लेते हैं। तो टूथपेस्ट क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को और माउथ का pH जो है बैलेंस करके रखता है। इसीलिए आपको टूथपेस्ट करने की ज़रूरत, टूथपेस्ट की ज़रूरत हो जाती है। और टूथपेस्ट भी थोड़ा बचा के किया करें जिसमें बेसिक हो, ऐसा नहीं कि एसिड है, एसिड कर रहे हैं, एसिड करेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी आपके लिए। तो ध्यान से उसको देख करके, एसिडिटी ज़्यादा उसमें ना हो, एसिडिक ना हो, बेसिक हो, बहुत बढ़िया है। टूथपेस्ट करना चाहिए, नहीं करेंगे तो दांत नहीं बचेंगे तुम्हारे। बात समझ में आ रही है। तो एसिडिटी जब भी 5.5 से कम होगी तो दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। बचाने का तरीका है कि माउथ के pH को बैलेंस रखा जाए, प्लेग को कम किया जाए, एसिडिटी को कम किया जाए, बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ को कम किया जाए, समय समय से साफ सफाई करी जाए, ज़्यादा मीठा ना चुबाया खाया जाए। ठीक है, ये नहीं कि बस चुभे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ करेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और दांत आपके बचे रहेंगे। ठीक है, बुढ़ापा में भी दांत बचे रहेंगे और मरने के बाद भी दांत बचे रहेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, पेप्सिन आता है, म्यूकस आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मेन खास बात यह है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब आप बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, जब आप कुछ भी नहीं खाते हैं, जैसे मान लीजिए 7 बजे का समय था हमारा खाना खाने का, 7 बजे का समय था खाना खाने का और 7 बजे जो है, 1 मिनट, हाँ सर, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिए या खाना नहीं खाया, जैसे 7 बजे का समय था खाना खाने का और मैं 7 बजे नहीं खाया। अब पेट को पता है, जो स्टमक है उसको पता है कि भैया 7 बजे खाना खाते हैं, लाओ HCl प्रोड्यूस करो। अब हम खाना नहीं खाए, HCl आ गया, अब वो बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर हार्ट बर्न की समस्या होती है, पेट में जलन की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, HCl अपने आप को और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है फ्लो में, तो उस केस में भी जो है एसिडिटी हो जाती है। तो ओवर ईटिंग हो, स्पाइसी फूड हो या एरिएटेड ड्रिंक्स हो, एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब आप पीते हैं, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो मतलब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, इस कंडीशन में जब आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, तो स्टमक प्रोड्यूस करता है मोर अमाउंट ऑफ HCl, जिसकी वजह से जब HCl ज़्यादा आ जाता है तो पेट में रखा नहीं जाता है, क्योंकि पेट में रहेगा तो पेट खराब होने लगेगा। उस एसिड को जो है वो इसोफेगस में यानी फूड पाइप में उसको बार बार रिफ्लक्स किया जाता है, भेजा जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। उसके बाद हार्ट बर्न की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, पेन होता है, इरिटेशन होती है इसोफेगस में। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी एसिडिटी जब बढ़ जाती है उसी को एसिड रिफ्लक्स का नाम दे देते हैं। रिफ्लक्स मतलब होता है ऊपर फेंकना, बार बार वो ऊपर फेंका जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे देखिए, उसके बाद इसी बीमारी को, जब ये बीमारी लॉन्ग टर्म तक हो जाती है तो GERD कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। बार बार जो है वो क्या हो रहा है, HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उस कंडीशन में जो है, जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है कि मेरा समय जो है खाने का फिक्स नहीं होता है। जब समय फिक्स नहीं होता है भैया, तो
पता चला HCl निकल रहा था, हम खाना ही नहीं खाए, उस कंडीशन में हार्ट बर्न की समस्या मुझे बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, सीने में जलन जिसको कहते हैं, तो GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होता है। अब ओवर द काउंटर क्या है, OTC, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। एसिडिटी को कम करने के लिए सबसे पहले तो एंटासिड ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, ये सब याद रखिएगा। तो एंटासिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं। अगर मान लो एंटासिड नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं बताओ? तो उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, कौन सा बेस हमने बताया था उसके बाद? बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा ले सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एसिड, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर ये सब भी नहीं है, सीमेथिकॉन एक दवाई आती है, तो सीमेथिकॉन भी ले सकते हैं। जैसे डाइजीन जब आप पीते हैं तो डाइजीन में 2 दवाइयाँ होती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और सीमेथिकॉन भी है। तो सीमेथिकॉन जो होता है वो क्या करता है, वो भी जो है आपके एक्सेस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर ये सब सिरप नहीं पीना चाहते हैं तो हाइड्रोजन ब्लॉकर्स होते हैं। हाइड्रोजन ब्लॉकर्स का मतलब क्या है? ये HCl है, HCl में क्या है, हाइड्रोजन को अगर रोक दिया जाए तो Cl बन के कुछ नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल होता है, रेप्राजोल DSR होता है, ओमीप्राजोल होता है, इसके अलावा इसोमीप्राजोल होता है, ठीक है, एसिलॉक जो रानिटिडीन होता है। तो ये सारे H2 ब्लॉकर्स होते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसी को कह दूं तो क्या दिक्कत है? प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन को ब्लॉक कर दिया जाए तो एसिडिटी आपकी कम हो जाती है। तो पेंटाप्राजोल, रेप्राजोल और इसोमीप्राजोल, ओमीप्राजोल, ये सब H2 ब्लॉकर्स की कैटेगरी में आते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं, रोकने की कैटेगरी में आते हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गई कि भैया जब गैस ज़्यादा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? समय से खाना खाइए, मसाला कम खाइए, मसाला ओवर ईटिंग कम करिए, जितना भूख लगा है उसका 70-80% खाइए, ज़्यादा ना खाइए। और उसके बाद टूथपेस्ट क्यों करना है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद देखिए बी और आंट के बारे में क्या कहानी है। चाहे चींटी काटती हो, चाहे मधुमक्खी काटती हो, उस केस में, या नेटल स्टिंग मतलब होता है कुछ पत्ते होते हैं, पत्ते को जैसे छूते हैं हाथ से वो कट जाता है, रगड़ आने लगता है, जलन होने लगता है। तो उस कंडीशन में इन तीनों में पेन और इरिटेशन होती है। क्यों भैया? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। अगर चींटी काट ले आपको तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, इसी को मिथेनॉइक एसिड के नाम से जानते हैं। मिथेनॉइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको उसके रिलीफ चाहिए तो आप क्या करिए, माइल्ड बेस यूज करिए। माइल्ड बेस में क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है, ZnCO3 बेसिक कैलामाइन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर मधुमक्खी काट ले आपको, ठीक है, या चींटी काट ले तो टूथपेस्ट है तो लगा लीजिए, टूथपेस्ट नहीं है तो जिंक कैलामाइन है तो वो लगा लीजिए, अगर ये भी नहीं है तो बेकिंग सोडा है वो लगा लीजिए, कोई भी बेस आप लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो MgOH है, डाइजीन है, वही लगा लो भैया। बात समझ में आ रही है? जिससे दर्द इरिटेशन आपकी कब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बना क्या है, फॉर्मिक एसिड। आपको चाहिए क्या? बेस। एसिड और बेस बनेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो है ये बी और एंट की कहानी समझ में आ गई। फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर आपको मधुमक्खी काट ले, अगर आपको चींटी काट रही है, चींटी काट ले और अगर आपको जो है नेटल स्टिंग काट ले तो इसमें जलन होती है तो उस केस में जो है फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनॉइक एसिड इसमें चला जाता है। अगर आप इस जलन को कम करना चाहते हैं तो कोई भी बेस यूज कर लीजिए। बेस यूज करने में सबसे बढ़िया चीज़ है कि जिंक कैलामाइन यूज कर लीजिए। जिंक कैलामाइन नहीं है, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट भी एक बेस होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, चूना भी यूज कर सकते हैं। चूना भी बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि मिथेनॉइक एसिड है, एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस की जरूरत है। कोई भी बेस यूज करेंगे तो आपका पेन और आपका इरिटेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथेनॉइक एसिड और कोई भी बेस मिलता है तो वो सॉल्ट और वाटर बना लेगा और यहाँ पर न्यूट्रल रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए बी काट ले, एंड काट ले, नेटल स्टिंग काट ले तो उस कंडीशन में जो है कोई भी बेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपके वेस्प के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, फिर पार्ट 2 में आएगा। वेस्प होता है हड्डा। वेस्प मतलब होता है हड्डा। वेस्प हड्डा हो, हड्डी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो हड्डा हाड़ा भी कह देते हैं आपके भोजपुरी में। अगर वेस्प काट ले आपको तो उस कंडीशन में जो है कोई भी एसिड नहीं आता है, उसमें क्या आता है? बेस आता है, एल्कलाइन बेस। वो अपनी स्टिंग से बेस छोड़ता है। बेस की कंडीशन में न्यूट्रलाइज करना है तो आपको कोई भी वीक एसिड जो है उसमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है। जब हड्डा काट ले तभी जलन बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेशन होता है, ठीक है, चढ़ता है जिसको कह सकते हैं, स्वेलिंग होती है। तो उस कंडीशन में कोई भी आप एसिड लगा लीजिए, जैसे लेमन जूस लगा लीजिए, ठीक है, लेमन जूस नहीं है तो विनेगर लगा लीजिए, कुछ नहीं है तो अनियन लगा लीजिए। अनियन में क्या होता है? प्याज में क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जो होता है उस बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो कोई भी एसिड अगर नहीं है तो CH3COOH लगा लीजिए, कुछ नहीं है, शराब है, अल्कोहल लगा लीजिए। बात समझ में आ रही है? मतलब इस कंडीशन में आपको किसी भी एसिड की जरूरत पड़ जाती है।
कुछ नहीं है तो कोई भी एसिड है लगा लीजिए, तेजाब मत लगाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता पता चला जल गया पूरा कहानी। तो वेस्प की कैटेगरी में आपको कोई भी एसिड की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि वो एल्कलाइन होते हैं। लेकिन अगर मधुमक्खी है, चींटी है और नेटल स्टिंग है तो उस केस में आपको वो मिथेनॉइक एसिड लगाते हैं, मिथेनॉइक एसिड छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो है किसी भी बेस की जरूरत पड़ जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखिएगा, ये जिंदगी में जो है हमेशा काम आएगा। अगर नहीं काम आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो है कहानी को शुरू करते हैं। अब देखिए एसिड रेन की कैटेगरी क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में होता है सल्फर, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन के केस में क्या कहानी है भैया, कि भैया सल्फर हो, डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये तीनों जो है पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। पानी में डिजॉल्व होकर बना देते हैं एसिड। पहले का नाम है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, दूसरे का नाम है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तीसरे का नाम है H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये तीन एसिड मिल जाते हैं और पानी के साथ जो है वो बाहर आ जाते हैं, और इसका पीएच जो होता है वो 5.6 से कम होता है, इसलिए इसको एसिड रेन की कैटेगरी में रखा जाता है। पूछा जा सॉरी फ्लो हो जाता है। पूछा जाएगा आपसे एसिड में, एसिड रेन में कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है, तो सल्फर और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इग्नोर कर दीजिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा रेन वाटर में सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होता है, तो H2SO4 और HNO3। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो इग्नोर कर दीजिएगा। यानी दो इंपॉर्टेंट है। गैस की बात करा जाए तो सल्फर और दूसरा क्या नाम है नाइट्रोजन, और एसिड की बात किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों मिलते हैं तो पीएच आपका हो जाता है 5.6 से कम, इसको एसिड रेन की कैटेगरी में रखते हैं। ये प्रमोट क्या करता है, आयरन की रस्टिंग, आयरन पर जंग लगना, फिर कोरोड करता है मार्बल की बिल्डिंग को, डिक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, और वहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ के खत्म हो जाते हैं, पोटेशियम खत्म होने लगता है, कैल्शियम खत्म होने लगता है, और फर्टिलिटी अल्टीमेटली धीरे धीरे कम हो जाती है, उपजाऊपन कम हो जाता है। एसिड रेन की कहानी समझ में आ गई। एसिड रेन का पीएच कितना होता है फिर से सुन लीजिए, 5.6 से जो है कम होता है। कोई भी फसल होती है उसके लिए जो है वो माध्यम क्या चाहिए होता है, जैसे राइस है तो राइस के लिए एसिडिक माध्यम चाहिए, शुगर केन है यानी गन्ना है तो गन्ना के लिए न्यूट्रल माध्यम चाहिए। अगर सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा है, सॉइल में बेस ज़्यादा है तो गन्ना होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर सिट्रस फ्रूट आपको चाहिए तो एल्कलाइन नेचर चाहिए, आपका एल्कलाइन सॉइल होना चाहिए। वीट के लिए कौन सा सॉइल चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस होता है जो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अगर कोई भी सॉइल एसिडिक सॉइल है तो घर वाले या किसान बंधु हमसे क्या करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव करते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर जो है छिड़काव कर देते हैं तो एसिडिक सॉइल बेस से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसके बाद वहाँ की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई। तो CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और बेसिक हैं तो एसिडिक सॉइल में अगर छोड़ देंगे तो न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा। बताओ ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ तो यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर हो रही है क्या, जल्दी बताइए। सारी बात आपको क्लियर है, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, फॉर्मिक एसिड। एक बात बताइएगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इधर, एसिड रेन हो गया था हमारा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं, ये नहीं हुआ, ठीक है। एसिड रेन पे हमारी बात हुई थी, क्यों जल्दी बताइए। एसिड रेन कहाँ गया, एसिड रेन, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, तो ये बात हो गई थी, ठीक है। एक कविता मेरे मन में आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कविता मेरे एक बहुत प्रिय कवि हुए, उन्होंने संसद से सड़क तक लिखा है। उसमें कविता है जो आपके जीवन भर आपको काम आएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस उलझी हुई दुनिया में, सुनिएगा ध्यान से, मैं बार बार कहता हूँ कि इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली कोई चीज़ है तो वह है सिर्फ दीवार। मैं बार बार कहता हूँ कि सुलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज़ सिर्फ दीवार है, और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन चुकी है। इसे झटक कर अलग करो, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है, तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं वह सत्य बतलाता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क सिर्फ रोटी है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है। वह आदमी को वहाँ ले जाती है जहाँ भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख
दूसरों की रुमाल से झाड़ता है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरों की रुमाल से झाड़ता है। जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि डरना नहीं है कभी भी किसी चीज़ को लेकर के। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको याद रखिएगा एसिड रेन में 2 गैस होते हैं। पहले का क्या नाम है? पहले का नाम होता है सल्फर और दूसरे का नाम होता है क्या भाई? सल्फर। पहला हो गया सल्फर और दूसरे का नाम हो गया नाइट्रोजन। सल्फर बनाता है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और N बनाता है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात याद रखिएगा कि भैया ये एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा होती है, ये क्या प्रमोट करती है, क्या करती है? आयरन का रस्टिंग, यानी लोहे पर जो जंग का लगना होता है वो किसकी वजह से होता है? वो एसिड रेन की वजह से होता है, ठीक है। मार्बल के बिल्डिंग का कोरोड हो जाना, मार्बल के बिल्डिंग जो है वो पीले होने लगते हैं, पीले होने के बाद वो टूटने लगते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो टूटना जो है वो एसिड रेन की वजह से होता है। सॉइल की फर्टिलिटी की अगर हम बात करें कि भैया ये मिट्टी है, मिट्टी में उपजाऊपन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसिड रेन की वजह से होता है। क्यों सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है खत्म होने लगता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम भी कम होने लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेन वाटर में यानी एसिड की बात करें, एसिड का पीएच कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो 5.6 से नीचे होता है, तो उसको एसिड रेन कहते हैं। इसमें 3 एसिड होते हैं, पहले तो 2 हम बता चुके हैं, H2SO4 HNO3। तीसरे का नाम याद रखिएगा H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आए तो गलत ना करिएगा, ठीक है। H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, राइस के बारे में हम सब बता चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब होता है जो अपने नेचर में मौजूद है, जिसको बनाते नहीं है, वो नेचर में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा डिराइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल से जो पाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले का नाम आता है सर एसिटिक एसिड, जो हमारे सिरका में मिलता है। तो सिरका में पानी होता है 95%, 5 से 6% जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, इसको भी ध्यान रखेंगे। एसिटिक एसिड हमारे सिरका में यानी विनेगर में मिलता है, तो सिरका क्यों लिख लीजिएगा विनेगर। उसके बाद पूछा जाए सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है, जैसे नींबू हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड में, ग्रेप्स में और कच्चा आम में मिलता है। टैमरिंड का मतलब होता है भैया इमली, और ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, और कच्चा आम, इन तीनों में क्या मिलता है? टार्टेरिक एसिड मिलता है। उसके बाद बात करें सर ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में और पालक में मिलता है, स्पिनच में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में मिलता है। लैक्टिक एसिड की मेरे भाई बात करें वो दही में मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड आंट के स्टिंग में, चींटी का डंक जो लगता है उसमें मिलता है। नेटल के स्टिंग में किसी पत्ते से हाथ का कटना, उसमें जो है मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड मिलता है। उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड की बात करें, बटर में होता है, बटर मतलब मक्खन, जो सुबह सुबह जो है आप लोग क्या खाते हैं, हम भी खाते हैं, क्या खाते हैं? बन, मक्खन, बन और बटर जो होता है एक साथ मिला के खाते हैं, तो ब्यूटेरिक एसिड यानी उसमें बटर में मिलता है। आगे बात करें आपसे भैया स्टीयरिक एसिड किस में मिलता है? तो ऑयल या फैट, कोई भी तरह का ऑयल हो या फैट हो, फैट मतलब वसा, ठीक है, कुछ भी खा रहे होते हैं जिसमें ऑयल या फैट ज़्यादा है उसमें क्या मिलेगा मेरे भाई? तो वो स्टीयरिक एसिड मिलता है। मस्टर्ड ऑयल में इरूसिक एसिड मिलता है, ये बात एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और मैलिक एसिड की अगर मेरे भाई बात करें तो वो एप्पल में और बनाना में मिलता है, यानी सेब और केला में मैलिक एसिड मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सेब और केला में क्या मिलता है? आपका मिलता है मैलिक एसिड। उसके बाद मिनरल एसिड की बात करें जिसमें सबसे पहले का नाम आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये लाइन ऐसे ही याद रखिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, H2SO4 होता है, ठीक है। इसी को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, रसायनों का राजा। रसायनों का राजा भी किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब जिसको भी डाल दिया जाए सबको खत्म कर देता है, खराब कर देता है। तो H2SO4 के बारे में इतनी बात ध्यान रखिएगा। बात करें सर नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, वो एक्सप्लोसिव होता है, उसमें विस्फोट होते हैं। उसके बाद बात करें बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक एसिड कैसा होता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो बोरो प्लस आप लगाते हैं, एंटीसेप्टिक कीम बोरो प्लस, वो बोरिक एसिड होता है उसमें। उसके बाद बात करें फॉस्फोरिक एसिड की, फर्टिलाइजर जो खाद बीज होते हैं, खाद होते हैं ना खेत में डालने वाले, उसमें जो है फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो हिंदी में भैया ऐसे ही लिखेंगे, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल जिसको लिख सकते हैं,
ये अम्ल कहाँ मिलता है? तो खाद में मिलता है, खाद में मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भैया बेस। बेस के बारे में कहानी समझनी है। बेस में याद रखिएगा एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं स्लिक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना है तो इसको लाइम वाटर भी कह देते हैं, लाइम वाटर कह देते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेस में आता है CaO, जिसको क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम और स्लिक्ड लाइम में अंतर क्या है? स्लिक्ड लाइम में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। उसके बाद यहीं से बनता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है CaCO3 होता है, जिसको चूना कह देते हैं। CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में एक ही भाषा में लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बुझा चूना लाइमस्टोन को कहा जाता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो विंडो क्लीनर में यूज किया जाता है, खिड़की साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है, ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ठीक है। डिपेंड करेगा पानी कितना ज़्यादा आपके बॉडी में है, पानी के हिसाब से जो है वो पीएच बदलता है, 7 से 8.5 7.5 तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बात क्लियर हो रही है। स्लिक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज विंडो क्लीनर में किया जाता है। ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7 से लेकर के 7.8 तक। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत अभी तक किसी में? बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ में आ गया, ह्यूमन बॉडी का पीएच समझ में आ गया, ये भी हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, हाईली रिएक्टिव और कोरोसिव होता है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है, आवाज़ बहुत तेज आती है। और बोरिक एसिड की मेरे भाई बात करें तो एंटीसेप्टिक होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें फर्टिलाइजर मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है एसिड बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। अच्छा, पानी में एसिड और बेस को मिला ले, पानी है तो पानी को एक्वा भी कह सकते हैं, एक्वस भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ एसिड बेस को वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, दोनों बात एक ही है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी का विलयन है, पानी के विलयन में। एसिड जब भी पानी के विलयन में रहता है तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम निकालता है, और बेस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जिसको हाइड्रोक्सिल भी कह देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर और अल्कोहल और ग्लूकोज का पीएच कितना होता है? तो ये 7 होता है। ये कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जिसका पीएच 7 होता है वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है और वो किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शराब में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए और शराब को छू लीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर, यानी डिस्टिल वाटर कहाँ क्या होता है? डिस्टिल वाटर एकदम शुद्ध पानी जो होता है। जैसे कभी आपके इंजेक्शन लगा हो, ठीक है, या आपके घर में किसी को इंजेक्शन लगा हो तो उसमें एक पानी आता है, पानी का बॉटल, उसमें पाउडर जो आता है एंटीबायोटिक, उसको मिलाने के लिए वो पानी डाला जाता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है भैया एक बेस है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्षार अगर पानी में घुल जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या? एल्कली। उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? एल्कली के नाम से जाना जाता है। कोई भी बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? बताओ। बताओ भैया, बोलिए सर, बात समझ में आ रही है? बताओ। चलें, कोई भी बेस जो होता है पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो एल्कली कहलाता है। सब एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं। अच्छा, बेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस में कुछ ही पार्ट जो होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। क्या सारे बेस एल्कली है? नहीं, सारे बेस एल्कली नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या सारे एल्कली बेस होते हैं? जी हाँ, सारे एल्कली बेस होते हैं। अरे भैया, एल्कली की परिभाषा क्या है? वो सारे बेस जो पानी में घुल जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे बेस होते होंगे जो पानी में नहीं घुलते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल्कली को हम बेस में से निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी सारे एल्कली बेस होते हैं? हाँ ठीक है। क्या सारे बेस एल्कली होते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ घुलते नहीं है, और जो घुलते नहीं है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको ध्यान रखिएगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात करें कि भैया एसिड को डाइल्यूट करना है। देखिए, दो टाइप का होता है, एसिड को डाइल्यूट करने का दो तरीका है। ठीक, जब एकदम एसिड गाढ़ा है तो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं, सांद्रण, और उसको डाइल्यूट कर दीजिए, पतला कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कैसे बताएं आपको, शहद है तो शहद बहुत गाढ़ा है तो उसमें पानी मिलाते जाइए, पतला होता चला जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है। वैसे तो है वो कंसंट्रेटेड, लेकिन वो धीरे धीरे फिर डाइल्यूट हो जाता है।
डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात करें, एसिड को वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर को एसिड में डाला जाता है। मान लो एसिड आपने रखा और इस एसिड में जो है वाटर डाल रहे हैं, तुरंत आग लग जाएगा। वाटर रखिए, थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए, बूंद बूंद डालिए, जितना जरूरत हो उतना डाल के खत्म कर दीजिए। तो ये याद रखिएगा, डाइल्यूशन कभी भी किया जाता है तो एसिड टू वाटर किया जाता है, ना कि वाटर टू एसिड। इसको याद करने का तरीका होता है आपका ए थू व, ठीक है, एसिड टू वाटर, ठीक है, आ थू व, इसको याद रखिएगा, एसिड टू वाटर। आगे बढ़िए। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया जब भी होती है, इसका मतलब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं और ये क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, और यहाँ पर हीट रिलीज होती है। जहाँ पर भी ऊष्मा निकलती है उसको एक्जोथर्मिक कहते हैं। क्यों एक्जो कहते हैं? एक्स मतलब होता है बाहर, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। जहां पर भी टेम्परेचर बाहर निकलता है उसको बोला जाता है क्या, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया जब भी करी जाती है उसमें एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, सॉल्ट वाटर और हीट बनाते हैं। उसके बाद कुछ बातें याद रखिएगा जो आपके काम की हैं। सबसे पहला, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड मतलब धातु अम्ल, ठीक है, धातुई अम्ल। धातु अम्ल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन नॉन मेटल जो होता है, अधातु अम्ल कैसा होता है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके एसिडिक, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। उसमें अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट और पानी बना देता है, हीट गैस निकल जाता है। मतलब ये बेस है, ये एसिड है, तो उदासीन अभिक्रिया बनेगी, नमक बन जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। इसके साथ अगर बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, सीधी बात है, खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़िए। उसके बाद आता है कुछ बातें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। लेकिन सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, इसको याद रखिएगा। जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसके साथ आपने कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया तो CH3COONA बनता है, जो बेसिक सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो सॉल्ट न्यूट्रल बन जाता है। जैसे HClNOH जो होता है, NaCl बनाता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी इसमें काम का नहीं था। आगे बढ़िए इधर। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हमने पूरा बात पढ़ लिया। अब हमको केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। थोड़ी देर में ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत है ना। चलिए आइए फटाफट करते हैं इस स्लाइड। एक मिनट। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सर। केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, कोई भी मेटल से रिएक्शन होता है, कोई मेटल से रिएक्शन होता है, अगर एसिड किसी मेटल से बनाता है तो क्या बनाएगा, मेटल से बनता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ, ठीक, बजबजाता है। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एसिड, कोई भी जो अम्ल होता है, अगर धातु के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड धातु के साथ रिएक्ट करता है तो नमक बनता है, और हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ निकलता है। एग्जाम में सवाल आ चुका है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, H2SO4 यहाँ पर है और ये जिंक है, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे H2 निकलता है, और H2 जो होता है वो कौन से आवाज के साथ निकलता है, बजबजाता है, पॉप साउंड के साथ निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बनता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि रट लीजिएगा, यहीं से सवाल बनता है, ठीक है। कभी भी ZnSO4 जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। ऑल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नमक बनाता है और हाइड्रोजन निकलता है पॉप साउंड के साथ, ठीक है। जब मेटल और बेस मिलता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसिड और मेटल बनता है तब भी सॉल्ट होता है, मेटल और बेस मिलता है तब भी सॉल्ट होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल के बारे में जानते हैं। उसके बाद देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन गैस जल निकलता है, जल बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। याद रखिएगा, कार्बोनेट के लिए CO3 यूज किया जाता है, लेकिन बाई कार्बोनेट के लिए HCO3 यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, लेकिन मैंने कहा सोडियम बाई कार्बोनेट तो NaHCO3, इसको ध्यान रखिएगा। Na2CO3 और NaSCO3, इसको ध्यान रखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3, जिसको बाई कार्बोनेट कहते हैं। कभी भी कोई एसिड अगर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, चुपचाप इसको लिख लीजिएगा। बाद में जब क्वेश्चन कराएंगे, इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 1-2 दिन के अंदर, परसों क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या है आपके पास, अगर HCl Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल कोई काम का नहीं है आपको। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है, यहाँ पे काम का है, सबसे काम का चैप्टर है, सबसे काम का स्लाइड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपने आप को लाइम वाटर
लाइम वाटर में जाते ही मिल्की बना देता है। सुनिए ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बाहर निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है व्हाइट पीपीटी कहलाता है, व्हाइट पीपीटी कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कभी भी लाइम वाटर में कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस चला गया है तो वो मिल्की बन जाता है, एकदम व्हाइट बन जाता है, इसी को व्हाइट पीपीटी कहते हैं। पूछा जाएगा व्हाइट पीपीटी किसको कहते हैं, तो ये भैया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। आगे बढ़ें, अगर CaCO3, अब यहाँ पे CaCO3 बन गया है, CaCO3 में थोड़ा और पानी ऐड कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाता है CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो पानी में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जिसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से गुजारेंगे तो लाइम वाटर सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, लाइम वाटर क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। CO2 COH का होल ट्वाइस ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको व्हाइट पीपीटी कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो पानी में क्या होता है मेरे भाई, सोल्यूबल होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है NH3 अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है, दूसरी बात गैस होता है तो इसको बेसिक गैस कह देते हैं। एसिडिक गैस में कौन कौन आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आता है, सल्फाइड आता है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है। इसीलिए बोला जाता है कभी भी जो है आपको गैस हुआ हो, एसिडिटी हुआ हो तो कोल्ड ड्रिंक ना पिए। कोल्ड ड्रिंक में होता है H2CO3 यानी CO2 ही होता है, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है, और ये जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड के साथ एसिड बनता है तो और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि आप पीते हैं तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है, तो सर आराम कैसे मिलता है, तो भैया उसमें होता है क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और वो जो है गैस को निकालने की कोशिश करता है, जैसे जाते हैं तो वो निकलने की कोशिश करता है, उसी से थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो ब्रेन को लग जाता है कि मूर्खता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा फिलहाल, बाकी उसके बारे में बात आपसे करेंगे। कॉमन सॉल्ट की बात करें, पहले का नाम है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। Na2CO3.10H2O 10 मॉलिक्यूल होते हैं, 10 अणु होते हैं पानी के, इसको वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा भैया, सोडियम कार्बोनेट, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपके चैप्टर में, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अभी सब पढ़ाएंगे आपको। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर बात करें ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन कुछ ना करिए, नमक ले लीजिए और उसके बाद पानी ले लीजिए, तो ये जो होता है, ये विलयन जो बनता है, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन नमक और पानी का विलयन होता है, इसको याद रखिएगा। फिर बोल रहा हूँ, ब्राइन सॉल्यूशन नमक और पानी का विलयन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है नमक और पानी का विलयन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन नमक और पानी का विलयन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन नमक और पानी का विलयन होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी को बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्लोराइड, CHLORID, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रक्रिया, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर और नमक, वाटर और NaCl नमक, उसमें जो है आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कॉस्टिक सोडा भी उसमें होता है। होता यह है कि बनता क्या है, NaOH। पूछा जाएगा क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या बनता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, क्या बनता है, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताइए क्या बनता है, तो NaOH यानी कॉस्टिक सोडा बनता है। अब देखिए यहाँ पे NaCl लिया, पानी लिया, रिएक्ट कराया तो NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। एल्कली में याद रखिएगा जो पानी में घुल जाता है NaOH यानी कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल में जो है वाटर क्लीनिंग के लिए पेस्टिसाइड में क्लोरीन गैस यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्लोरीन गैस का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में जो है वाटर क्लीन करने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, जो कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का यूज जो है वो फ्यूल में और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है,
फ्यूल में और मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। किसका मैन्युफैक्चरिंग? अमोनिया। पूछा जाएगा अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करना है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? इसको ध्यान रखिएगा, H2 का यूज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे क्लोरोएल्कली प्रोसेस में ही याद रखिएगा, यहाँ पर एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा जो है नेगेटिव होता है। ए वाला पॉजिटिव होता है, सी नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास क्या था? NaCl था। क्या था? NaCl। Cl चला जाएगा एनोड के पास और Na कहाँ चला जाएगा? कैथोड के पास। कैथोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये क्या है? कौन सा सोल्यूशन है? पानी। इसमें अंदर पानी है। इस पानी को क्या बोला जाता है? ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। ब्राइन सोल्यूशन NaCl हो गया, Na+ हो गया तो वो चला जाता है किसके पास? एनोड के पास, कैथोड के पास। और Cl- है तो कहाँ चला जाएगा? एनोड के पास। इसको ध्यान रखिएगा। और ये उसके बाद बन जाता है यहाँ पे क्या? NaOH बन जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको साबुन में, जिसको डिटर्जेंट बनाने में, जिसको पेपर के बंडल बनाने में यूज किया जाता है। यही है आपका क्लोरोएल्कली प्रोसेस। क्लोरोएल्कली प्रोसेस में क्या होता है? NaCl और पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बन जाता है? Cl चला जाता है एनोड के पास यानी पॉजिटिव के पास, Na+ है तो कैथोड के पास चला जाता है और वहाँ से रिजल्ट आ जाता है NaOH। और NaOH का यूज जो है साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में और पेपर का बंडल बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए PaRCl से याद रखिएगा। तरीका क्या है याद करने का? Pa मतलब हो गया, P मतलब हो गया पॉजिटिव, A मतलब हो गया एनोड और Cl मतलब हो गया क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो है एनोड के पास चला जाता है। और चाइना से याद रखिएगा, C मतलब हो गया कैथोड, H मतलब हो गया हाइड्रोजन और Na का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिव होता है, इसको याद रखिएगा। C मतलब नेगेटिव, C मतलब नेगेटिव, इसको याद रखिएगा। कैथोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तरीका है याद करने का, ये किताब यूट्यूब पे नहीं मिलता है जल्दी, इसको लिख लीजिएगा। पार्सल पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, क्लोरीन है। और C मतलब कैथोड नेगेटिव होता है, चाइना से याद रखेंगे, और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर मिलता है। समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में खास बात क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन गैस ऐड कर देते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है साफ पीने का पानी को जर्म फ्री करने में, ब्लीचिंग कॉटन बनाने में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉटन जो होता है वाइट नहीं होता है, वाइट करने का काम किसका होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? स्लैग्ड लाइम, यानी स्लैग्ड लाइम से ही ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ये बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? बेकिंग सोडा का मतलब NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको याद करने का तरीका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl नमक लीजिए, पानी लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, अमोनिया लीजिए, उसके बाद बन जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो पकौड़ा बनाने में, फुलाने में यूज किया जाता है। ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, सोडा खाते हैं गैस कम हो जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। सोडा एसिड, जो वो सिलेंडर देखते हैं जहाँ पर आग बुझाने वाला वो होता है भाप पाउडर, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। उसमें होता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद जो होता है वो कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क में भी मिला दिया जाता है, जिससे मिल्क जो है दही नहीं बन पाता है, मिल्क यानी खराब नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। आगे धीरे धीरे आपको और चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा में जब टार्टेरिक एसिड ऐड कर देते हैं, टार्टेरिक एसिड कहाँ मिलता है? इमली में, इमली को ऐड कर देंगे तो बेकिंग सोडा में, तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। NaCO3 में H+ हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो ये CO2H2O सॉल्ट बनता है, छोड़ दीजिएगा उसको। अब आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मैं बोल रहा हूँ बेकिंग सोडा में जब भी आप टार्टेरिक एसिड ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे है आपके पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर NaCO3, सोडियम आपने ले लिया क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद H2SO4 ऐड कर दिया। ठीक है, पूछा जाएगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या मिलता है? तो पहला मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस मिलता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पानी हो गया, Na2SO4 निकल जाता है। और ये CO2 जो होता है, यही CO2 जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ पर रोकता है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब तक मिलती रहेगी तब तक आग जलता रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा जाएगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? ये जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला। तो NaSCO3 जो होता है, उसके बाद ये NaSCO3 जो होता है वो जल जाता है, जलता है तो क्या बनाता है Na2CO3, जिसको क्या बोला जाता है Na2CO3 बन गया। अब Na2CO3 को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब जाके बनता है सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट कहा जाता है। डेका क्यों? क्योंकि 10 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2CO3 तो होता ही है, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल हो जाते हैं किसके? पानी के। तो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो है ये सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, अभी आगे बताएंगे आपको। ठीक है, वॉशिंग सोडा का और क्या यूज है भैया? पहला, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को यूज खत्म करने के लिए किया जाता है, और बोराक्स को बनाने में किया जाता है। बोराक्स का फार्मूला बस याद रखिएगा, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O जो होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। लेकिन पूछा जाएगा अगर आपसे कि भैया Na2B4O7 जो और .10H2O जो होता है वो बोराक्स होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी करते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं। हार्ड वाटर जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हैवी वाटर जो होते हैं इसमें हाई ड्यूटीरियम होता है, जिसे D2O कहते हैं। ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, उसके बाद 1S2, और उसके बाद होता है आपका 1S3। तो ये 1S2 जो होता है वो हैवी वाटर बनाता है। सॉफ्ट वाटर आपके यूज में आता है। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उसको हार्ड वाटर कह देते हैं। इसी हार्ड वाटर को खत्म करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। आगे बढ़ें, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। जब भी जिप्सम को यूज किया जाता है, देखो CaSO4.2H2O, इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जिप्सम को गर्म किया जाता है, ये एरो गर्म करने का है। तो ये बन जाता है, पानी उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है तो बन जाता है CaSO4.12H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट। ठीक है, जब 2 होगा तो जिप्सम है, हाफ होगा तो वो क्या बन जाता है? CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसी को व्हाइट पाउडर के नाम से जाना जाता है, व्हाइट पाउडर के नाम से जानते हैं। और इसका यूज क्या होता है? जैसे फ्रैक्चर हो जाता है कोई बोन, तो प्लास्टर करने के लिए POP का यूज किया जाता है, यही POP हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेटिव मिनरल मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और अगर POP में आपने पानी ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। भैया क्या करना था? देखो यहाँ पे CaSO4.12H2O है, थोड़ा पानी ऐड करिए 2H2O बन जाएगा। 2H2O को ही क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है। तो POP में हमेशा पानी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? जिप्सम बन जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखो CuSO4.5H2O, इसको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहा जाता है, जो ब्लू कलर का होता है। 5H2O जब बन जाता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, इसको क्या बोला जाता है? ब्लू कलर का होता है, याद रखिएगा। FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं। FeSO4.7H2O जो होता है वो फेरस सल्फेट होता है क्रिस्टल, जो ग्रीन कलर का होता है। और अगर CuSO4.5H2O की बात करें तो वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए FeSO4.7H2O को और गर्म कर दीजिए, ग्रीन कलर का है तो FeSO4 बन जाता है, फेरस सल्फेट बनता है जो व्हाइट कलर का होता है, और हीट दे दीजिए तो ये ब्राउन हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, Fe2O3। और CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, हीट दे दीजिए तो CuSO4 बन जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, और जल जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं? CuSO4.5H2O। ठीक है, माउथ अल्सर के रिलीफ के लिए कत्था जो होता है ना, कत्था, जिसको कैथा कहते हैं, जिसको कपित्थ कहा जाता है हिंदी में। कपित्थ जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये वही कहानी है, कपित्थ जो है खिलाया जाता था। तो ब्लू विट्रियोल जो माउथ अल्सर को रिलीफ करता है, कैथा होता है, कपित्थ होता है। ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O होता है। व्हाइट विट्रियोल जो होता है जिंक सल्फेट.7H2O होता है। और मोहर्स सॉल्ट, मोहर का नमक किसको कहा जाता है? NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O होता है। और एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। एलम, एलम मतलब फिटकरी। तो याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? फिटकरी बोला जाता है, फिटकरी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O होता है। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट .5H2O होता है। ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O होता है। व्हाइट विट्रियोल ZnSO4.7H2O होता है। मोहर्स सॉल्ट ये होता है। और एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। K2SO4.Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O होता है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाए।
कॉपर सल्फेट को पानी निकाल दीजिए, कॉपर सल्फेट था, इसमें पानी निकाल दीजिए तो कैसा कैसा कलर होता है, ये ग्रीन कलर है, लेकिन ये कौन सा कलर हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है। अभी तो बताया हूँ थोड़ी देर पहले, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ें। उसके बाद एप्सम सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एप्सम सॉल्ट, एप्सम नमक का मतलब MgSO4.7H2O होता है, MgSO4.7H2O, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O यानी 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, तो ये एप्सम सॉल्ट बनाता है। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। लेकिन अभी कुछ इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट क्या है कि इसमें क्वेश्चन करना, जो कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या है। अगले वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लीजिएगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।